नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं सभी के सभी एडवोकेट्स जितने भी हैं और जितने भी लॉयर्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी बहुत अच्छी खासी एक रूलिंग दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर डाउट को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया गया है। आप लोगों को भी पता होगा कि पर्टिकुलर जो एंटीसिपेटरी बेल जब हम अपनी हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं ग्रांट करवाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं ग्रांट करवाने के लिए, तो आप लोगों को पता होगा कि यार यहाँ पे ना कंफ्यूजन होती है कि जो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करी जाती है तो क्या वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करी जाती है कि मान लेते हैं मैं एज अ जज के तौर पे हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं और मेरे पास कोई एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन आती है तो मैं उसकी सुनवाई करता हूं, तो क्या मैं ये ऑर्डर दे सकता हूं कि ठीक है एक्स नाम के व्यक्ति को मैं जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर रहा हूं 4 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए, 2 हफ्तों के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो क्या यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल जब ग्रांट करी जा रही है तो क्या एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए करी जाती है या फिर यहां पे जो एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लैरिफिकेशन अभी रीसेंट अपनी एक रूलिंग के अंदर, एक जजमेंट के अंदर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई देखो, जो एंटीसिपेटरी बेल है वो ग्रांट कभी भी लिमिटेड टाइम के लिए नहीं करी जा सकती है। ये अब अपना दिमाग में एक सेट करिएगा। और हालांकि अभी मैं आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपको जो है थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट अपना क्लियर होता रहेगा। यहां पे मैं ये चाहता हूं कि जो भी कोई व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है ना, वो पूरी वीडियो देखने के बाद उसको एक अपनी लाइफ के अंदर एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर या एज अ कॉमन मैन के तौर पे एक इंफॉर्मेशन पता लगे और वो अपनी वकालत जब करेगा तो उसको इतना कॉन्फिडेंट तरीके से ये पॉइंट्स पता हो कि हां मैं जो ये पढ़ के आया हूं इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं किसी के साथ अच्छे से बहस भी कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं कि सबसे पहले आपको पता होगा कि जो अपराध होते हैं ना वो बेलेबल ऑफेंसेस भी होते हैं और नॉन बेलेबल भी होते हैं। अब इसके अंदर यहां पे एक कंफ्यूजन आती है कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि जो 3 साल से कम के अपराध होते हैं क्या उनको हम बेलेबल बोलते हैं, 3 साल से ज्यादा के अपराध होंगे क्या वो नॉन बेलेबल होंगे। भाई ऐसे जो लोग थिंकिंग रखते हैं या ऐसे ऊपर ऊपर से जो पढ़ के आते हैं वो गलत सोचते हैं, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं सेक्शन 325 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की बात करता है, आप अगर वो सेक्शन पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है कि भाई यहां पे 7 साल तक की सजा मिलेगी। अब क्या ये बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा? आपकी वो जो पुरानी वाली सोच अगर मैं अप्लाई करूं 3 साल से कम तो बेलेबल, 3 साल से ज्यादा तो नॉन बेलेबल, ठीक है। अगर मैं ये सोच अप्लाई करूं, आप एक बार शेड्यूल नंबर 1 अपने सीआरपीसी को ओपन अप करिएगा, जो आपके पूरे सेक्शंस के बाद में शेड्यूल नंबर 1 दिया हुआ है, वहां पे पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से अपराध जो हमारे बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, वो आपका बेलेबल ऑफेंस के अंदर आएगा। तो अब आप लोग बताइए, आपको मैंने गलत प्रूव कर दिया, आपकी गलत थिंकिंग को प्रूव कर दिया? जी हां। तो इसीलिए यहां पे आप एक बात क्लियर करके रखिएगा कि बेलेबल अपराध होते हैं कि भाई जिनमें बेल लेने का एज अ राइट होता है कि आप बिल्कुल खुले तौर पे अधिकार से अपने जो है ऑनरेबल पर्टिकुलर जो भी हमारा कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा उनके पास बेल का अधिकार लेके आप जा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर बेल, जो हमारे को जो है 436 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर डिफाइन करा हुआ है। अब यहां पे बात आती है कि भाई नॉन बेलेबल कौन से होंगे फिर? तो नॉन बेलेबल अपराध वो होते हैं जहां पे किसी भी अपराधी या किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति के पास जो है अपना रेगुलर बेल लेने का अधिकार नहीं होता, वो खुले तौर पे बेल लेने नहीं जा सकता, उसको जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसको जो है अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। बेलेबल ऑफेंसेस में कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी, कोई भी आपको तामझाम नहीं करना, कोई आपको कंडीशन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉन बेलेबल अपराध के अंदर आपको करने की जरूरत होती है। 437 एंड 439 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर आप जो है बेल लेने के लिए आपके पास राइट नहीं होता, बट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एप्लीकेशन मूव करते हुए। याद रखनी है, एक छोटा सा पॉइंट होता है। तो और भी बहुत सारी डिटेलिंग है, वो अपनी मैं लीगल प्रैक्टिकल सीरीज के अंदर आपको धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पर्टिकुलर ऑर्डर पास करा है कि हां यहां पे जो एंटीसिपेटरी बेल है वो हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ग्रांट नहीं कर सकते हैं। यहां पे मुद्दा क्या आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अपनी रूलिंग दी है, क्यों दी है, इसके पीछे एक रीजन था। इसमें ऑनरेबल हमारे जस्टिस एम.आर. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे जिन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। वो एक पॉलिटिशियन थे, उनका नाम था मोनिरुल इस्लाम। इन्होंने जो है ना अपनी एक पीआईएल फाइल करी थी, अपनी एक पिटीशन फाइल करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैलकाटा हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको चैलेंज करते हुए। क्यों? कैलकाटा हाई कोर्ट के पास इन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी। अब एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, हम तुम्हें जो है एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं केवल और केवल 4 हफ्तों के लिए। अब इस पर्टिकुलर 4 हफ्तों के लिए यार, तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर को चैलेंज करते हुए पर्टिकुलर हमारे जो ये पॉलिटिशियन थे, इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर पास करा, सुप्रीम कोर्ट के आगे अर्जी लगाई, रिक्वेस्ट करेगी जैसा आप देखिए मेरे को तो 4 हफ्ते की यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल दी गई है, इसके बाद तो पुलिस मेरे को अरेस्ट करके ले जाएगी, इंटेरोगेशन करने लगेगी, कस्टोडियल इंटेरोगेशन मेरे साथ होगा। अब ऐसे केस के अंदर पेटिशनर ने ये
एग्री करा और पिटिशनर ने अपना सुप्रीम कोर्ट के आगे ये भी बात बताई कि जज साहब देखिए, कोई भी अपराध जो हुआ है एज पर द पुलिस, अपराध होने के 2 साल के बाद में मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होती है। तो यहां पे जज साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी जो पर्टिकुलर एंटीसिपेटरी बेल जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डाली गई है भाई, इसको क्वैश करा जाए और इसको जो है मॉडिफाई करा जाए कि भाई ये कोई टाइम पीरियड की बात नहीं होगी, एक बार एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुई है तो हुई है। जो काउंसिल थे उन्होंने हाईलाइट करा कि जो एफआईआर है वो 2 साल के बाद हुई है ऑफेंस होने के बाद में। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल कोर्ट थे उन्होंने पिटिशनर से पूछा कि भाई देखो एक बात बताओ, क्या पिटिशनर तुम स्टेट की तरफ से आए हो, ठीक है, कंटेंट करने के लिए पर्टिकुलर एंटीसिपेटरी बेल जो लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रांट होनी चाहिए, इसको चैलेंज करने के लिए आए हो? तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होने के नाते, ये मैं पिटिशनर ये पूरी जजमेंट की अंदर से आपको बता रहा हूं, तो मैं पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट का जज होने के नाते पिटिशनर साहब आप भी बहुत बड़े वकील हो, तो क्या यहाँ पे कोर्ट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये ग्रांट कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल? तो यहाँ पे पिटिशनर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। अब इस केस के अंदर फैक्ट सामने आए कि जो कस्टोडियल इंटेरोगेशन है वो भी जरूरत नहीं थी और जो एप्लीकेंट है उसको भी 4 हफ्ते के लिए रोक के रखना जरूरत नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन एक और आता है कि क्या यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेंट है उसको जो है सरेंडर करने की जरूरत है पर्टिकुलर पुलिस के पास में ताकि इन्वेस्टिगेशन हो पाए? ये भी जरूरत नहीं आई, क्योंकि यहां पे सारे फैक्ट्स प्रूव होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर अपना बात बोली है कि भाई अगर देखो मान लेते हैं कि अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बंदे की जरूरत है तो ठीक है भाई, हम जो एंटीसिपेटरी बेल उनकी कैंसिल कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात आती है कि अगर मान लेते हैं उनको कस्टोडियन इंटेरोगेशन करना है, ऐसे फैक्ट सामने आए हैं, ठीक है, फिर एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट होगी। तो बट यहां पे एक बात आती है कि भाई एंटीसिपेटरी बेल जब ग्रांट होती है ना तो ग्रांट मानी जाती है, और अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवानी है तो आपको एप्लीकेशन मूव करो ना, कैंसिलेशन ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल, कि ये जो है कैंसिल करी जाए, ताकि क्योंकि हमारे पे ऐसे फैक्ट्स आए हैं। क्योंकि यहां पे एक कॉमन सेंस की बात है ना कि आप बताओ कि यहां पे एंटीसिपेटरी बेल एक व्यक्ति ने, एक्स नाम के व्यक्ति ने अपनी ऑनरेबल कोर्ट के पास एप्लीकेशन डाल के ग्रांट करवा ली, खत्म बात। अब पुलिस की यहां पे जिम्मेदारी होगी ना, पुलिस की सिरदर्दी होगी ना कि भाई वो पुलिस जो है अब इन्वेस्टिगेशन करके जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहती थी, जिस व्यक्ति के खिलाफ एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुए, तो पुलिस की यहां पे जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे फैक्ट्स निकाले और निकालने के बाद कोर्ट में वो फैक्ट्स को सामने लेके आए ताकि कोर्ट भी बिल्कुल सहमति माने, फिर उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करी है, उस व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल कर दे। देन कैंसिल हो जाने के बाद पुलिस जो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी, अरेस्ट करने के बाद अपने कलेक्शन ऑफ द एविडेंस करेगी, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी, पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स हो जाएगी, कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स होने के बाद फिर यहां पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस रिपोर्ट की जो कॉपी है वो एक्यूज को या अरेस्टेड व्यक्ति को दी जाएगी, देन चार्ज लगाया जाएगा, फिर हमारे जनरल प्रोविजंस ऑफ द इंक्वायरी एंड ट्रायल के एप्लीकेबल होंगे, एविडेंसेस आएंगे, देन उसके बाद जो है जजमेंट आ जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस होना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो आप लोग मेरी प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, आई होप वो आप बिल्कुल समझ गए होंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है एज अ एडवोकेट के तौर पे कि जैसा वकील साहब मुझे बचाइए वगैरह वगैरह, तो आप ये रूलिंग के बेसिस पे, ये अपने पर्टिकुलर कंक्लूजन के बेसिस पे कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जज साहब के आगे ये पर्टिकुलर कंटेंट जरूर कर सकते हो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। केस का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, मुनीरुल इस्लाम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इसके साइटेशन है, SLP फाइल करी गई थी क्रिमिनल केस के अंदर, तो 004439 ऑफ 2021 ये पर्टिकुलर हमारी SLP है। और जैसे भी जजमेंट की कॉपी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। हालांकि केस का नाम यही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको एक बेहतरीन तरीके से मैंने जो जानकारी दी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।